हमारे घरों की मेन एंट्रेंस या मुख्य द्वार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर कल्चर में, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्सिटी में हर कल्चर में मुख्य द्वार को लेकर के कई धारणाएं, कई नियम बताए गए हैं कि मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें मुख्य द्वार पे ये लगाना है, वो लगाना है। कई तरह के नियम कानून बताए गए हैं। तो ये क्या नियम कानून ये सभी सही हैं? क्या इन नियम कानूनों के पीछे कोई लॉजिक है? इसको समझने के लिए आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम मुख्य द्वार यानी कि हमारे घरों का जो मेन गेट है, भले ही आपका फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो या कोई ऑफिस हो, मुख्य द्वार के बारे में बात करेंगे कि मुख्य द्वार जो है हमारा कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में कि हर 200 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हर 20-25 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं। एक गांव से आप दूसरे गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर गांव में एक अपनी अपनी धारणा है और वह गांव वाले जो है इन धारणाओं को बिल्कुल अपने स्वतः मन से उसको फॉलो करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। खास करके मेन एंट्रेंस को लेकर के कई धारणाएं हैं और धारणाएं सबके धारणाओं के पीछे एक लॉजिक जरूर छुपा है। और उस लॉजिक को समझने के बाद जब आप उस जो भी नियम कानून या जो भी आपकी एक कल्चर में जो भी नियम बताए गए हैं, उस नियम को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको लाभ होता ही होता है। कुछ धारणाओं की आज हम लोग बात करेंगे, कुछ नियम कानूनों की बात करेंगे और वास्तु के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, इसको भी हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि हमारा मुख्य द्वार जो है, हमारा जो मेन गेट है, वास्तु के अनुसार चारों दिशाएं यानी कि जो चार प्रमुख दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों दिशाओं में मुख्य द्वार के अच्छे पद बताए गए हैं। अच्छे पद कौन से हैं? आप अगर एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ या एग्जैक्ट वेस्ट देखें तो उसके बाएं साइड में, अगर आप सेंटर के, घर के सेंटर पे खड़े होकर के आप अपने घर के एग्जैक्ट नॉर्थ को देखेंगे तो उसके बाएं साइड में मुख्य द्वार को खोलने का एक उपयुक्त, एक पॉजिटिव एंट्रेंस, एक बहुत ही अच्छा एंट्रेंस बनाने के पद मिलते हैं। और इन पद को अगर हम जो विभाजन करते हैं और पदों को जो नंबर देते हैं तो उन नंबर्स के हिसाब से N3, N4 का पद नॉर्थ में आता है जो कि नॉर्थ के बिल्कुल बाएं साइड में है। E3, E4 का पद ईस्ट में आता है जो कि ईस्ट के बिल्कुल बाएं साइड में है। और इसी तरह से S3, S4 का पद साउथ के बिल्कुल बाएं साइड में और W3, W4 का पद वेस्ट के बिल्कुल बाएं साइड में। ये जो पद हैं E3, E4, S3, S4, W3, W4 और N3, N4, ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस के पद हैं। इन पदों पर अगर आपके एंट्रेंसेस आ जाएं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद इन एंट्रेंसेस तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमारे एंट्रेंस होने कैसे चाहिए, एंट्रेंसेस के कलर क्या होने चाहिए, एंट्रेंसेस को हमें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, एंट्रेंसेस पे हमें क्या सजाना है, कैसे सजाना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक नियम जो विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत क्लियरली बताया गया है वह यह है कि जो हमारे एंट्रेंसेस हैं, हमारे जो द्वार हैं, उनकी जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ द एंट्रेंस, जो ऊंचाई है वो जो द्वार है, द्वार के विड्थ से यानी द्वार की चौड़ाई से डबल होनी चाहिए कम से कम। यानी कि अगर आपका एंट्रेंस 3.5 फीट या 4 फीट की चौड़ाई है आपके एंट्रेंस की, तो आपके द्वार की जो हाइट है वो कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। 4 फीट अगर चौड़ाई है तो 8 फीट द्वार की हाइट 100% होनी चाहिए। 8 से ज़्यादा हो चलेगा,
लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। यह नियम बहुत क्लियरली विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है, क्योंकि कई लोग इस नियम को लेकर के तर्क विवाद करते हैं कि पुराने घरों में तो बड़े छोटे दरवाजे हुआ करते थे, लोग झुक करके घुसा करते थे। तो इसके पीछे कोई और रीज़न हुआ था। हमारे राजाओं महाराजाओं ने अपने द्वार ऊंचे बनाए और प्रजा के जो द्वार हैं वो हमेशा छोटे बनवाए। ये इसके पीछे कुछ है लॉजिक, कुछ रीज़न है, पर विश्वकर्मा प्रकाश में ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया है, जो भी गेट है, गेट की जो हाइट है, वो हमारे गेट के चौड़ाई से डबल होनी चाहिए। अगली बात हम करते हैं, हमने डायरेक्शन देख लिए कि कहाँ हमें द्वार खोलने हैं, डायरेक्शन के बाद हमने गेट की हाइट समझ ली। अब हमें समझना है कि अगर हमारे गेट जो हैं वो उपयुक्त दिशा में हैं, उपयुक्त हाइट के हैं, हमें कलर कौन से यूज़ करने हैं द्वारों पर। एंटी कलर्स हमें अवॉइड करने हैं। एंटी कलर्स यानी कि अगर नॉर्दर्न दिशाएं में N3 N4 के पद में हमारा दरवाज़ा है, तो हमें कोशिश करके वहाँ लाल रंग नहीं यूज़ करना है। द्वार को अगर हम ऑफ वाइट कलर के द्वार से या जो भी जोनल कलर है, उस जोनल कलर का द्वार हम बनाते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो या तो जोनल कलर का प्रयोग करें या फिर ऑफ वाइट कलर का प्रयोग करें। एंटी कलर्स लगाने से बचें। एंटी कलर्स क्या हैं? जल तत्व की दिशाओं में अग्नि के कलर्स यानी लाल कलर, वायु तत्व के दिशाओं में अगेन पृथ्वी के कलर्स यानी कि पीले कलर को अवॉइड करना है। अग्नि तत्व के दिशाओं में हमें नीले कलर को अवॉइड करना है, जो कि जल का कलर है, जो आपस में एंटी है। आकाश तत्व के दिशाओं में हमें वायु तत्व के कलर्स या अग्नि तत्व के कलर्स को अवॉइड करना है, यानी कि ग्रीन और रेड को अवॉइड करना है। तो इस तरह से हमें ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अपने द्वार को उपयुक्त कलर के बनाना है और उपयुक्त दिशा में उपयुक्त हाइट का द्वार बनाना है। एक दिशा जो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि हमारा मेन गेट वहाँ आए, वो है साउथ वेस्टर्न दिशा, यानी कि जब हम पदों की अगर फिर से बात करें तो S5 से लेकर के W1 के बीच में हमारा मुख्य द्वार नहीं आना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण धारणा या एक कॉमन धारणा कि हम अपने दरवाजे पर कई तरह के भगवानों के चित्र को लगाते हैं। गणेश जी को लगाते हैं, पंचमुखी हनुमान जी को लगाते हैं। तो ये एक सेंटिमेंट्स की बात है कि हम अपने भगवान को अपने दरवाजे पर लगा रहे हैं। पर अगर हम किसी भी भगवान को, वो पंचमुखी हनुमान जी हों या गणेश जी हों या कोई भी और देवी देवता हों, अगर उन्हें हम अपने द्वार पर लगा रहे हैं, उनका ख्याल हमें वैसे ही रखना है जैसे हम अपने घरों के पूजा घर में लगाए हुए देवी देवताओं के तस्वीर को या उनके प्रतिमा को जैसा ख्याल रखते हैं उनका, वैसा ही ख्याल हमें अपने दरवाजे पर लगे हुए गणेश जी या पंचमुखी हनुमान जी का भी रखना है। ये एक सेंटिमेंटल विषय है और सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें अपने दरवाजे पर या अपने गेट्स पर हमें भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये ज़रूर सुनिश्चित करना है कि अगर हम किसी भी भगवान को अपने द्वार पर स्थापित कर रहे हैं, तो उन्हें द्वारपाल की तरह ट्रीट ना करें, उन्हें बिल्कुल वैसे ही वहाँ छोड़ ना दें, उनका भी ख्याल रखें, साफ़-सुथरा रखें, उस जगह को की साफ़-सफ़ाई रखें, उस जगह पर किसी तरह का कोई भी गंदगी ना हो, कभी ऐसा ना हो कि वहाँ हमने भगवान को स्थापित कर दिया है, पर वहाँ जाले लग रहे हैं, वहाँ धूल-मिट्टी आ रही है, तो ऐसी जगह पर आप भगवान को स्थापित ना करें। और अगर आप स्थापित कर रहे हैं दरवाजे पर अपने भगवान को, तो मेक श्योर करें कि आप उनकी साफ-सफाई करें और रोज़ उनको एक बार हाथ ज़रूर जोड़ें, उनकी धूप बत्ती या दिया बत्ती भगवान की वहाँ पर भी ज़रूर करें। एक और सेंटिमेंट से जुड़ी बात, अपने ईश्वर या देवी देवता के प्रतिमा की या फोटोग्राफ के अलावा हम लोग अपने दरवाज़ों पर नॉर्मली हिंदू कल्चर में हम लोग एक स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा बनाना ही चाहिए अपने दरवाज़ों पर। और स्वास्तिक का चिन्ह अगेन अगर हम ज़ोनल कलर से बनाएं तो ये बहुत अच्छा है। हमें ज़ोनल कलर अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो चंदन के स्वास्तिक को हम अपने दरवाजे पर बनाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा और इस चिन्ह को हमें अपने दरवाज़ों पर ज़रूर बनाना चाहिए। अब आते हैं अगली इम्पॉर्टेंट बात पर। अगली अच्छी बात या इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने दरवाज़ों को बहुत अच्छे से सजा करके रखना है। दरवाज़ों पर एक तोरण ज़रूर लगानी है। तोरण जो है ये एक सिंबॉलिक वस्तु है, एक डेकोरेशन की चीज़ है, जो हम इसलिए लगाते हैं कि हम नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने द्वार से, अपने घरों के अंदर प्रवेश करने से रोकने का काम करें। तोरण में वह शक्ति होती है कि तोरण जो है वह नेगेटिव ऊर्जाओं को हमारे घरों में प्रवेश करने से बचाता है। तो हमें अपने दरवाज़ों पर तोरण ज़रूर लगानी है। तोरण के अलावा इतना अच्छे से डेकोरेट करना है अपने मेन दरवाजे को
कि कोई भी अगर हमारे द्वार पर आकर के खड़ा हो तो उसे यह इच्छा करे कि वो हमारे घर में आए। तो एकदम लाइटेड रखना है दरवाज़ों को। लाइट के अलावा हमें तोरण लगा करके और सुंदरता के लिए जो भी अगर हम पुष्प वगैरह से दरवाजे को सजाना चाहें, फूल से अगर दरवाजे को सजाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे सजाना है दरवाजे को कि दरवाजे के सामने कोई भी आए तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की इच्छा करे। दरवाजों के बाहर हमें जूते चप्पल बिल्कुल लावारिस ऐसे ही नहीं छोड़ने हैं, इर्द गिर्द नहीं छोड़ने हैं दरवाजे के पास। शू रैक अगर हमारा दरवाजे के पास है, मेन एंट्रेंस के पास है, तो कोशिश यह करनी है कि वह शू रैक जो है वो कुछ दूरी पे हो, एकदम सटा हुआ ना हो दरवाजे से। जितनी दूरी पे हो वो उतना अच्छा है। शू रैक को अगर हमें बिल्कुल दरवाजे के पास ही लगाना पड़ रहा है, जगह नहीं है, तो हम क्लोज्ड शू रैक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुई दरवाजे से जुड़ी हुई कुछ डूज एंड डोंट्स कि आपको दरवाज़ा कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है, किस कलर का बनाना है। इसके अलावा आपको दरवाजे को किस तरह से सजा करके रखना है। भगवान की प्रतिमा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दरवाजे पर, तो भगवान की प्रतिमा को ये सुनिश्चित करना है कि हम साफ़ सुथरा रखें, उनका ख्याल रखें। ख्याल रखने के साथ साथ उनको लावारिस एक द्वारपाल की तरह हम दरवाजे पर ना छोड़ें। तीसरी बात, हमें दरवाजे को बिल्कुल सजा करके रखना है, तोरण लगा करके रखना है। दरवाजे के सामने अगर हम किसी तरह का फुट मैट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी साफ़ सुथरा अच्छा होना चाहिए। अगर शू रैक है हमारे दरवाजे के पास तो वो दरवाजे से दूर होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और वह भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। दरवाजे हमारे घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक हमारे घर का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारे दरवाजे, और दरवाजे ऐसे हों कि हमारे घर के बाहर कोई भी आए तो उसे हमारे घर के अंदर आने की इच्छा करे। इतने सुंदर हों हमारे दरवाजे। मेरी तरफ से ये एक जानकारी मुझे देनी थी दरवाज़ों से लेकर के, और अलग-अलग प्रांतों में जो अलग-अलग बातें बताई जाती है दरवाज़ों से लेकर के, उनके पीछे लॉजिक को समझें और लॉजिक को समझ करके उन जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो भी धारणाएँ हैं दरवाज़ों को लेकर के, उसको लॉजिक के साथ फॉलो करें। आपको उन धारणाओं या उन नियमों के लाभ 100% मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कि सीढ़ियाँ यानी स्टेयर्स के ऊपर एक विस्तृत जानकारी दें। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेयर्स के बारे में बात करेंगे कि स्टेयर्स आखिर हैं क्या, स्टेयर्स क्या डिनोट करती हैं, स्टेयर्स के लिए सही डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, स्टेयर्स को लेकर के और क्या रूल्स बताए गए हैं कि स्टेयर्स क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टेयर्स से रिलेटेड भी क्या कोई और नियम कानून है वास्तु में। इसको आज हम लोग डिटेल में समझते हैं और लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेयर्स कैसे होनी चाहिए। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम स्टेयर्स यानी हमारे घरों की सीढ़ियों के ऊपर एक डिटेल में चर्चा करेंगे कि सीढ़ियां आखिर होनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों को समझते हैं। सीढ़ियां आखिर हैं क्या? अगर आप इंडियन कंस्ट्रक्शन की जो पद्धति होती है, इंडियन कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो सीढ़ियां नॉर्मली जो हैं वह कंक्रीट से बनी हुई होती हैं। बहुत सारा सरिया और सीमेंट और कंक्रीट गया होता है सीढ़ी को बनाने में, और सीढ़ी जो है मोस्टली इतना कंक्रीट होता है, अगर पर स्क्वायर फीट आप कंक्रीट देखें तो हाईएस्ट कंक्रीट जो है पूरे कंस्ट्रक्टेड एरिया में सीढ़ियों की जगह पर होता है। तो इसीलिए सीढ़ियाँ जो है हमारे घरों का सबसे भारी हिस्सा भी हो जाती हैं। ऑल्दो अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, यूएस, यूके वगैरह में, यूरोप वगैरह में, सीढ़ियाँ जो है वो फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ होती है, लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है,
इंडिया में भी कई जगह फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ होती है, तो कई नियम कानून हम ऑल्टर कर देते हैं अगर फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ होती हैं तो सबसे पहले यह समझते हैं कि भारी होने की वजह से इसके लिए उपयुक्त दिशाएं कौन कौन सी हैं। दूसरी चीज़ जो सीढ़ियाँ क्या करती हैं कि सीढ़ियाँ जो हैं, अगर जिस जगह पर भी सीढ़ियाँ होती है उस जगह के लेवल को रेज कर देती हैं, उस जगह की हाइट बढ़ जाती है। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पूरे घर में एक कॉर्नर पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो उस कॉर्नर की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो आप दो कॉन्टेक्स्ट हो गया सीढ़ी को लेकर के। सबसे पहली बात, सीढ़ियाँ उस जगह को भारी कर रही है, और दूसरी बात कि सीढ़ियाँ उस जगह को रेज भी कर रही हैं। तो अब आपको एक अंदाज लग गया होगा ऐसी जो डायरेक्शंस हैं जो इन दोनों चीज़ों को के लिए अनुकूल हैं, यानी ऐसी डायरेक्शन जहां हम रेज भी कर सकते हैं उस डायरेक्शन को, ऐसी डायरेक्शन जहां हम भारी भी रख सकते हैं उस डायरेक्शन पर, वो डायरेक्शन कौन कौन सी हैं। तो जी हाँ, सीढ़ियों के लिए अच्छी डायरेक्शन पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन और आकाश तत्व की डायरेक्शंस हैं, यानी कि साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक की डायरेक्शंस जो हैं वह सीढ़ियों के लिए अनुकूल हैं, सीढ़ियों के लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये जो दिशाएं हैं ये अपने ऊपर वेट सहन कर सकती हैं। साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ियां हैं तो ये वेट को सहन कर सकती हैं, वेस्ट में अगर सीढ़ियां हैं तो ये भी वेट को सहन कर सकती हैं। इसीलिए साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक की डायरेक्शंस अनुकूल हैं सीढ़ियों को बनाने के लिए। हमें सीढ़ियों को नदर्न डायरेक्शंस या ईस्टर्न डायरेक्शंस में अवॉइड करना चाहिए, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में 100% अवॉइड करना चाहिए। क्यों? नंबर 1, क्योंकि ये भारी हैं और ये जो दिशाएं हैं यहाँ पर हमें भारी वस्तु को नहीं रखना है, और दूसरी क्योंकि ये ऊंची कर देती हैं जगहों को, तो ये एनर्जी के फ्लो को हिंडर करेंगी, और इसीलिए भी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में सीढ़ियाँ अगर ना आए तो अच्छी है। अब इसके रेमेडी के बारे में भी समझ लें कि अगर सीढ़ियाँ जो है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में आ रही हैं, तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ बनानी हैं। जो हमारी कंक्रीट वाली सीढ़ियाँ हैं, उन कंक्रीट वाली सीढ़ियों को हटा करके फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ, और ऐसी सीढ़ियाँ जहाँ पर स्लैब्स वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं जिसमें 2 स्लैब्स के बीच में गैप होता है, ऐसी सीढ़ियाँ बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ पटरे होते हैं, जो पटरे या स्लैब्स वाली सीढ़ियाँ जिनको कहते हैं, ऐसी सीढ़ियाँ फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ बनाएंगे, और 2 सीढ़ियों के बीच में गैप रहेगा जिससे एनर्जी का फ्लो होता रहे। और फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ जो हैं वो हल्की भी हो जाती हैं, उनमें वेट भी कम होता है। तो अगर आपके नदर्न डायरेक्शन में ही अगर उपाय है, आप और कहीं सीढ़ियाँ नहीं बना सकते हैं, नदर्न डायरेक्शन में ही आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, तो आप फैब्रिकेटेड सीढ़ियाँ बनाएं और स्लैब्स वाली सीढ़ियाँ बनाएं जिसमें 2 सीढ़ियों के बीच में अच्छा खासा गैप रहे और एयर फ्लो, लाइट फ्लो के लिए जगह रहे। सीढ़ियों के साथ एक और बड़ा ही पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट आता है, वह यह आता है कि सीढ़ियाँ जो हैं हमारी क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ आखिर कहते कैसे हैं। सो क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ जो है वह ऐसी सीढ़ियाँ होती है कि जिस पे जब हम चढ़ रहे हैं और जब हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो चढ़ने के समय हमारा जो मूवमेंट है वो राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो चढ़ने के समय हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। जब भी हम एक जीने से दूसरे जीने की तरफ बढ़ते हैं, एक सीढ़ी के लैंडिंग के से दूसरे लैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हम राइट की तरफ टर्न करते हैं, यानी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। तो ऐसी सीढ़ियों को हम क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती है जिसमें हम सीढ़ियों को जब हम चढ़ रहे हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं। एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं। तो ऐसी जो सीढ़ियाँ होती हैं इनको हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स कहते हैं। अब लॉजिकली समझिए, हम में से मोस्टली 90% या 95% जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और जब हम राइट हैंडेड स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो हमारा जो ग्रैब रेल होता है, सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है, वो हमारे राइट हैंड पे आ जाती है। जो राइट टर्न करने वाली सीढ़ियाँ होती है उसमें नॉर्मली रेलिंग्स जो है वो राइट साइड में होती है, और राइट साइड में होने की वजह से और हमारे 95-98% लोगों के राइट हैंडेड होने की वजह से यह अच्छा है कि हमारी जो रेलिंग्स है वो हमारे राइट साइड में आए, ताकि जब भी कभी अगर हम डिसबैलेंस हो जाएं तो हम तुरंत अपने राइट हैंड का प्रयोग करके रेलिंग को पकड़ सकें। तो यह तो हो गई एर्गोनॉमिक्स की बात। एर्गोनॉमिकली जो सीढ़ियां हैं वो अगर क्लॉकवाइज हों तो राइट हैंड में रेलिंग आएगी, और राइट हैंड से हम उस रेलिंग को पकड़ने में, उस ग्रैब रेल को पकड़ने में हमें असुविधा नहीं होगी। तो इसीलिए सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सीढ़ियों में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होने चाहिए, तो इसके ऊपर भी एक नियम बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है
यह ऑड नंबर में होने चाहिए। सीढ़ियों में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये ऑड नंबर में होने चाहिए। क्यों ऑड नंबर में होने चाहिए, इसको भी आप साइंटिफिकली और लॉजिकली समझ सकते हैं। हम सभी लोगों का एक पैर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किसी का राइट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का लेफ्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पर एक फुट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमेशा दूसरे फुट के कंपैरिजन में। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसी फुट को हम पहले आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा स्ट्रांग फुट होता है उसी को हम पहले आगे बढ़ाते हैं। अब जब सीढ़ियाँ ऑड नंबर्स में होंगी तो हम क्या करेंगे, हम चढ़ना तो ऑड नंबर में हो चाहे इवन नंबर पे हो, हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे ये अपने स्ट्रॉन्गर फुट से ही। पर जब ऑड नंबर में होंगी सीढ़ियाँ तो हम जब लैंड करेंगे, जो हमारी आखिरी सीढ़ी होगी वो भी हम अपने स्ट्रॉन्गर फुट पे ही लैंड करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया अपने स्ट्रॉन्गर फुट से और हम ख़त्म भी करेंगे सीढ़ियों को अपने स्ट्रॉन्गर फुट पे, अगर सीढ़ियाँ ऑड नंबर्स में होंगी। और ऐसे में क्या होगा कि जब हम स्ट्रॉन्गर फुट पे ही एंड करेंगे, सीढ़ियों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि सीढ़ियों को जब चढ़ते हुए जब लास्ट सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें आगे चलना है, तो हमारे मूवमेंट में एक चेंज आता है और इस चेंज में कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं। अगर हम अपने स्ट्रॉन्गर फुट पे चेंज करेंगे तो हमें हमारे लड़खड़ाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें ऑड नंबर में स्टेयर्स बनानी चाहिए, ताकि हम अपने स्ट्रॉन्गर फुट से स्टार्ट करें और अपने स्ट्रॉन्गर फुट पे ही सीढ़ियों को एंड करें और हमारे लड़खड़ाने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की, लॉजिकली समझाने की कोशिश की कि सीढ़ियों के लिए उपयुक्त डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। सीढ़ियों के लिए अगर उपयुक्त डायरेक्शन में हमारी सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है तो हम फैब्रिकेटेड सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हल्की होती हैं। सीढ़ियों के लिए क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छी हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छी हैं, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। और प्लस स्टेयर्स से रिलेटेड जो ये नियम है कि ऑड नंबर ऑफ स्टेयर्स क्यों होने चाहिए, इसको भी हमने समझने की कोशिश की कि ऑड नंबर ऑफ स्टेयर्स कैसे एर्गोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वास्तु से रिलेटेड और टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आप www.navgrahvidya.com पे लॉगिन भी कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।